नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं आरटीआई एक्टिविस्ट लल्लन किशोर सिंह। लल्लन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अभिनंदन है। लल्लन जी, हाँ, भी आरएसएस को लेकर कई चीजें चल रही हैं। प्रियंक खरगे कह रहे हैं कि पेपर दिखाओ, फिर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि हिसाब भी देना पड़ेगा, पेपर भी दिखाना पड़ेगा। आप भी लगातार आरटीआई लगाते रहे, क्या मिला है अब तक आपको जवाब? क्या पेपर के नाम पर या कुछ खर्चे के नाम पर या हिसाब किताब के नाम पर आरएसएस कुछ दिखाता है या नहीं? देखिए, ये मैंने 2021 के जून में एक आरटीआई डाला था आरएसएस के ऊपर कि और उसमें मैंने मांग किया था होम मिनिस्ट्री से कि आरएसएस अगर पंजीकृत नहीं है तो इसको आप किस नियम से सुरक्षा दे रहे हैं। आरएसएस के ऊपर पर मंथ कितना खर्चा हो रहा, अभी तक आरएसएस के सुरक्षा के नाम पर कितना खर्च हुआ, क्या सुरक्षा का खर्चा आरएसएस देती है तो कितना, और नहीं देती है तो क्यों नहीं। मैं होम मिनिस्ट्री को लेटर लिखा था, होम मिनिस्ट्री से गुप्त वार्ता विभाग महाराष्ट्र सरकार, फिर वहां से डीसीपी ऑफिस नागपुर, फिर वहां से मेरे को ट्रैफिक पुलिस के द्वारा उन्होंने जांच कराया कि इनको आरएसएस का जानकारी क्यों चाहिए। ये उन्होंने ट्रैफिक पुलिस वाले परेशान करने लगे, उन्होंने नोटिस दिया। हर 2 दिन के बाद वो थाने में बुलाते थे, 2 घंटा बैठा के फिर छोड़ देते थे। तो मैंने एक पिटीशन डाला इन सबों को पार्टी बना के, और ये दिया कि हमारा जो आरटीआई में अधिकार है उसका ये हनन कर रहे हैं। और जो ट्रैफिक पुलिस ने नोटिस दिया या जो जांच कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस के अधिकार ही नहीं होता कि आरटीआई में ये इंटरफेयर करके जांच करे। जब वो कोर्ट में आया, हाई कोर्ट में, तो सरकार की तरफ से 2 लाइन का जवाब आया कि अब हम इस लेटर पर इंक्वायरी नहीं करेंगे, और फिर उन्होंने वो जांच जो है बंद करा दी। और ये मैटर जो आज जो जैसे सबसे पहले आरजेडी की प्रवक्ता जो है नेशनल टीवी पर रखा था, वो प्रियंका भारती थी, और जो मैंने अमेंडमेंट किया है उस पिटीशन में कि 1,25,00,000 रुपया पर मंथ आरएसएस के पीछे सुरक्षा के नाम पर खर्चा हो रहा, प्रियंका भारती ने उस बात को रखा। उसके बाद जो मैंने खरगे जी जो रख रहे हैं कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो मैंने खर्चे का हिसाब दो, ये दो, और फिर ये डिम्पल भी रख रहे हैं। तो ये मिला जुला के जो हमारी बात को जो है इन्होंने फैलाया है, और जो हम एक सीमित दायरे में थे उस दायरे से बाहर निकाल के इन्होंने देश के ये में मीडिया में या बोले हर जगह फैलाया। इसके लिए हम इन तीनों को धन्यवाद देता हूँ और शुक्रिया करता हूँ। और ऐसा नहीं कि जब आप आरएसएस के ऊपर जानकारी मांग रहे हैं तो ये सिंपल तरीके से नहीं बैठे। मैं तो पर्चा निकालता था, मैंने एक पर्चा निकाला था कि मजदूरों को अब अपने झंडे पर लिख देना चाहिए मजदूरी प्रथा काम। तो सबसे पहले इनके तरफ से फोन पर धमकी आई कि तुम पर्चा नहीं लिखो। दूसरी बात आई, इन्होंने थाने में बैठाना चालू कर दिया, बैठवाना। जब उससे निपटे, फिर जब मैंने आरटीआई लगाया इसी संदर्भ में कि आरएसएस को रजिस्ट्रेशन नहीं है तो क्यों, तो ये तमाम चीजें होते, फर्स्ट अपील हुई, सेकेंड अपील हुई, फिर हाईकोर्ट में गए। जैसे हाईकोर्ट में गए वैसे 2 लड़के आते हैं कि ललन किशोर ने बैंक का कर्ज लिया है, मेरे को बैंक का कर्ज वसूलना, उसका एड्रेस दो। जबकि आज तक मैंने किसी बैंक का कर्जा नहीं लिया। और इसी पिटीशन नंबर 19/11/2024 में को जब इन्होंने ऑर्डर किया, चैरिटी कमिश्नर, ये जो माहिती अधिकारी हैं कमिश्नर, इनके पास कि आप पुनः सुनो, तो इन्होंने दबाने के लिए काम किया। ऑर्डर तो एक कमिश्नर था, शुरू में दिया था, इन्होंने क्या किया कि पहले बोला कि 2 कमिश्नर मिलके सुनेंगे, उसके बाद उसका लेटर दिए, उसके बाद जिस दिन सुनवाई थी उस दिन इन्होंने 3 कमिश्नर का नाम दिया कि ये तीनों आपको सुनवाई करेंगे। और उसमें आश्चर्य की बात है कि जो 2 कमिश्नर थे, जिसको मैं थोड़ा बहुत नागपुर में जानता हूँ, ये लोग नागपुर में रहे हैं, दोनों संघ और भाजपा से संबंधित है। बनवारी लाल का एक पुरोहित है जो आज राज्यपाल भी हैं, उनका एक पेपर है हितवाद, उसमें जो पांडे साहब हैं
वो एडिटर थे। सेकेंड नंबर का जो है वो तरुण भारत जो संघ का पेपर है उसमें एडिटर थे। और यही लोग मन माहिती अधिकारी सूचना अधिकारी मन कमिश्नर बन के हमारे हैं और हमारा जांच कर रहे हैं, और हमारे उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट को बाजू करते हुए उन्होंने फिर से बहाल कर दिया, वैसा का वैसा रखा। ये यानी संघ कहाँ तक पहुंचा है व्यवस्था में, उसका ये उदाहरण है कि कैसा पांडे साहब, कैसा निंजे साहब, ये लोग जो संघ के ये में थे, जो बनवारीलाल पुरोहित के पेपर में थे, ये सभी मिलके हमारे पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट को बाजू करते हुए ऑर्डर किए। ललन जी, ये लगातार जब आप जानकारियां ले रहे हैं तो आरएसएस की जानकारी देने में इन्हें दिक्कत क्या है? इन्हें क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों आपको धमकवा रहे हैं? क्यों आपको पास आदमी भेज रहे हैं? क्या उसमें कुछ इन्हें खतरा दिख रहा है जानकारी देने में? हाँ, इनकी जो सच्चाई है वो इनकी नीति और सच्चाई दोनों सामने आ रही है। अगर ये रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो जो कानून के तहत इनको हिसाब देना पड़ेगा, क्या चंदा आ रहा, क्या नहीं आ रहा, कितना मेंबरशिप है, और ये सब ये गुम रखे हैं। आप जानते होंगे जिसने गांधी जी को मारा वो भी आरएसएस के थे, लेकिन सब उन्होंने बोले हमारा आरएसएस का है ही नहीं, कोई संबंध नहीं। इसीलिए ये कोई भी गलत काम को छिपाने का एक सबसे साधन है कि अपने रिकॉर्ड को छिपा के रखो, और ये छिपा के रखते हैं। और इनकी जब जानकारी इनकी देखिए व्यवस्था पर कैसा पकड़ है कि जब हमने ये पिटीशन लगाया कि ठीक है 200 करोड़ इनका सुरक्षा पर खर्चा है, 1.25 करोड़ रुपया पर मंथ खर्चा हो रहा है, मैंने एक पीआई लगाया कि आप इनसे असूलो, और असूल को जो स्टेट का है स्टेट को दो। उसके लिए इन्होंने क्या किया, स्पेशल जो चीफ जस्टिस बम्बई का है नागपुर के बेंच में आता है, और एक ही दिन में 4 घंटे रुके और पहला नंबर पर हमारा पिटीशन खारिज कर दिया। यानी उस चीफ जस्टिस ने भी अपने अधिकार का दुरुपयोग किया, और उसके एवज में उनको मिला एक पुरस्कार मिला कि वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। बात ये नहीं है ललन जी, बात ये है कि आखिर आरएसएस को जांच में दायरे में लाने पर बीजेपी और आरएसएस दोनों हैरान क्यों हैं? प्रियंक खरगे कह रहे हैं कि आप पेपर दिखा दो, इसमें क्या दिक्कत है? आप हैं, आप वर्कर हैं, आप मजदूर हैं, आप मजदूरी करते हैं या कहीं नौकरी करते हैं या कहीं कोई भी जॉब करते हैं, तो वहां पहले आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है, फिर आपकी नियुक्ति होती है, छोटी हो या बड़ी हो, फिर आप वहां काम करते हैं। आरएसएस कह रहा है कि मेरे पास करोड़ों स्वयंसेवक हैं। कोई बता देना चाहिए, कोई स्वयंसेवक चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, आरएसएस कह देती है ये हमारा नहीं है। कोई स्वयंसेवक विदेश में जानकारी देते पकड़ा जाता है, आरएसएस कह देती है ये हमारा नहीं है। एक स्वयंसेवक ने महात्मा गांधी मार दिए, कह दिया ये हमारा नहीं है। आखिर फिर कैसे तय होगी ये स्वयंसेवक है? फिर ये अपनी एक सूची जारी करें कि हमारे इतने स्वयंसेवक हैं, इतने नए एडमिट हुए, लेकिन जब उन्हें हिसाब नहीं देना तो वो क्यों जारी करें? तो अगर वो रिकॉर्ड में ले आते हैं तो वो तो दिखेगा ना कि गोडसे इनका ही मेंबर है। ये जो सूचना का लीकेज कर रहा है वो उनका है, वो छिपाने का है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ये माहिर कैसा है। हिटलर जो है, जो आज बोल सकते हैं कि इनके आइकॉन है, हिटलर ने जर्मन के असेंबली में आग लगवा दिया, हिटलर ने लगवा दिया, और लगवाने के बाद वो देमेत्रो सहित 5 के नाम से दे दिया कि ये लोग हैं, यही लोग असेंबली को आग लगाए हैं। पूरा प्रोपगंडा हो गया, असेंबली जल गई, हिटलर को ज्यादा पावर से 88% से उनको सत्ता मिल गई, सब हो गया। लेकिन जब वो केस चला, जब और उस केस के ऊपर अंतरराष्ट्रीय कोर्ट का भी नजर था या इंटरनेशनल लेवल टाइप में वो हो गया था, तो देमेत्रो साहब ने एक कोर्ट में रखा कि एक बार कोर्ट हमारे साथ चले, जो जगह जला है वहां सुरक्षा का क्या इंतजाम है उसका अवलोकन करे और फिर निर्णय दे। जब इंटरनेशनल दबाव के चलते कोर्ट गया, कोर्ट ने देखा कि यहाँ इनकी सुरक्षा है, ये है, तब कोर्ट ने ये माना कि ये जो 5 आदमी पर केस है वो गलत है और इसको जलवाने में हाथ हिटलर का। वही ये अपने अवगुण को ला नहीं सकते, उसका र्यूमर फैला के कैसा फायदा लेना, वो इनके फितरत में। और जैसे अभी देखिए ना, कल ही जो मोदी साहब बोले हैं दिमागी नक्सली, हिटलर भी बोलता था 1932 में,
अरबन आतंकवादी। सेम भाषा चेंज करके कैसा यूज कर रहे हैं, एकदम दिखता है कि इनकी वही। और आरएसएस तो मुंजे साहब तो मुसोलिनी से मिलने गए थे, उनकी नीति लेके आए हैं कैसे संगठन चलाना, ये उनकी नीति वहां से ही जर्मन और इटली से लेके आए हैं। यहाँ का तो इनका कुछ है नहीं, हाफ चड्डी, आधा काली टोपी, हाथ में डंडा, ये उनका। और इनकी टेरर कैसा होता है, मुसोलिनी साहब के एक घटना में आता है कि उनकी कार खराब हो गई थी और वो कार ठीक करने दे दिए, गैरेज वाले से पूछे भाई कितना समय लगेगा, वो 3-3.5 घंटा लगेगा, बाजू में टॉकीज था वहां चले गए। जब विज्ञापन चल रहा था तो लास्ट में मुसोलिनी का फोटो आता है, सब लोग खड़े हो जाते हैं। मुसोलिनी खड़ा नहीं हुए, वो तो खुद ही मुसोलिनी थे। तो मैनेजर सब भाग के आया, क्या कर रहे हो, उनको अगर खड़ा नहीं होंगे तो गोली मार दे। ये टेरर है इनकी। ये इस टेरर से कैसे आगे ये है। तो एक किताब है राम माधव जी का कि फासिज्म से कैसे निपटे, वो लगता बहुत ही कारगर किताब है। उन्होंने जो रखा है बहुत ही कारगर तरीके से रखा है। राम माधव आपको कारगर किताब लिखते दिख रहे हैं? नहीं, राम माधव नहीं, ये आरएसएस वाला नहीं। अच्छा, आरएसएस वाला नहीं है, कंफ्यूज मत होइए। वो फासिज्म से कैसे निपटे ये लिखा, ये तो आरएसएस वाला फासिज्म को कैसे बढ़ाएं इस पर काम कर रहा है, दोनों में अंतर है। लल्लन जी, आरएसएस ने लगातार बिल्डिंगें बना ली, पैसे कहां से आए? जब उसका न कोई बही न खाता, तो कौन पैसे दे रहा है और कैसे बन रही है? इसी को तो छिपाने के लिए वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे, नहीं बता रहे। इसको छिपाना कैसे? जैसे करके बोलते कागज दिखा दो, सब सही है। कागज जब बनाएंगे दिखाने के लिए बनाएंगे तो इनको दिखाना पड़ेगा ना। रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप चंदा भी नहीं ले सकते। रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको सरकार कोई जमीन नहीं दे सकती है। रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप किसी तरह का सरकारी या चैरिटी प्रोग्राम नहीं कर सकते। और ये सब कर रहे हैं, सब जान रहा है कि एक परम वैभव किताब है जिसमें ये है, उसमें इनके कितने ट्रस्ट हैं। ये मेडिकल चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, आदिवासी संस्था चला रहे हैं, सब ट्रस्टी है ये। जो आप नहीं कर सकते विदाउट रजिस्ट्रेशन के, वो कर रहे हैं। और सबसे आश्चर्य की बात है कि आप भागवत साहब को सुरक्षा दे रहे हैं, ठीक है, तो सभी को सुरक्षा दो ना, सभी नागरिक है। मोहन भागवत कोई स्पेशल नागरिक भारत का तो नहीं है, सभी नागरिक, सबको समीक्षा मत करो, सीधा सुरक्षा दो। तो वो तो सभी को तो ये कर नहीं सकते। ये मोनोपोली इनको जो है, हिटलर मोनोपोली है, उसी पर करते हैं। सबको सुरक्षा देने में इनको क्या तकलीफ है? थी भारत के हर एक नागरिक को सुरक्षा दो, जरूरत है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। एक आदमी को एक पुलिस दिया तो कितना पुलिस रहेगा सुरक्षा में। और ये सिर्फ नागपुर का सवाल नहीं है, नागपुर में 150 सीआईएसएफ है इनके, जहां भी है। जैसे दिल्ली में केशव कुंज, वहां अलग है, बम्बई में अलग है। देखेंगे तो अगर आंकड़ा अगर पूरे इंडिया का लगाएंगे तो कम से कम सैकड़ों करोड़ महीने का इनकी सुरक्षा पर जा रहा है। और मोदी जी तो कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि इनका तो गॉडफादर आरएसएस में जितना कहता उतना करते हैं। सरकार इसके खिलाफ नहीं जा सकती। तो क्या कभी आपने इस अरबों के लेन देन पर भी आईटीआई लगाई? हाँ लगाया, लेकिन देता नहीं ना। वही लगा के तो मैंने नहीं, सीधा बोलता है आपको 24/4 के तहत जानकारी। देखिए, ये आरटीआई का जो 24/4 लेते हैं वो है एक्चुअली में सरकारी संस्था के लिए। सरकारी संस्था जैसे डिफेंस का सीआरपीएफ है, जैसे आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जैसे आसाम, तो वो उनका कहना है कि जो आईबी है इसका आपको जानकारी नहीं देंगे, ये 24/4 में है। लेकिन उसमें भी है जो पब्लिक फंड का दुरुपयोग होता है उसकी जानकारी देना चाहिए। ये आरएसएस को, यहाँ के सरकार ने आरएसएस को सरकारी संस्था बना के उस नियम से बोलते हैं हम आपको जानकारी नहीं देंगे। और यही मैंने लगाया था पिटीशन में, पीआईएल में, कि 200 करोड़ जो नागपुर में सिर्फ खर्चा वो वसूल हो। तो मेरा पिटीशन ही मना गैर नियम न्यायिक प्रक्रिया को पूरा ना करते हुए पिटीशन उड़ा दिया।
उसमें आरएसएस पार्टी है। नियम से अगर न्यायिक प्रक्रिया पूरी होती तो कम से कम आरएसएस को नोटिस होता। विदाउट नोटिस, विदाउट कुछ सुने हुए वो पिटीशन पीएल को डिसमिस कर दिया। और उसका मैंने अभी एक लीगल एड भेजा है, लीगल एड को वही बना के उसी को चैलेंज करने के लिए कि आप इसको चैलेंज कीजिए, ये हाईकोर्ट का आदेश है और ये इसमें ये कमियां है और इसलिए था। इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट को लीगल एड को एक एसएलपी बना के भेजा है और उनसे रिक्वेस्ट किया है सचिव से कि आप इसको ये एसएलपी में दर्ज करवाइए सुप्रीम कोर्ट में। वो अभी पेंडिंग है। तो क्या आपको लगता है कि आरएसएस बार बार ये कहती है कि हम देश हित में काम कर रहे हैं, तो क्या आरएसएस देश हित में काम कर रही है? किस एंगल से ये देश हित में काम? देश हित में आए तो रजिस्ट्रेशन दे देना चाहिए ना, ये छिपाते क्यों हैं? अगर ये देशभक्त हैं तो छिपाना क्यों? छिपाना ही ये साबित करता है कि ये देश हित में नहीं, तानाशाही हित में काम करते हैं। इनका विचार अगर देश हित में रहते तो इनके कार्यकर्ता लोग पकड़े जा रहे हैं। ये देखिए, जिस राष्ट्र की बात करते हैं, ये राष्ट्र को मुक्त रहने दो ना, उसको समस्या में क्यों डाल रहे भैया? इन्होंने हिंदू राष्ट्र, इस्लामिक राष्ट्र, ये जो दुनिया में चल रहा है, ये फासिज्म का ये है, एक प्रोग्राम है जिसके तहत हिंदू राष्ट्र भी आता है, इस्लामिक भी आ जाएगा, क्रिश्चियनिटी भी आ जाएगा और इससे ये बाहर नहीं निकालते। पहले एक हिटलर एक मुसलनी था, आज तो हर देश में हिटलर और मुसलनी बन के बैठे हैं लोग। सत्ता में है और ये बड़ी सुरक्षा का अमला लेके चलते हैं। तो इस सुरक्षा के अमला पर जो आपने आरटीआई डाली, तो क्या उसमें यह भी पूछा कि इन्हें किस हैसियत से ये सुरक्षा दी गई है? हाँ, किस नियम से इनको सुरक्षा दी जा रही है आप बताइए। तो वो बताने के लिए तैयार नहीं है। सीआईए सबका। और नहीं, सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने 2017 में एक जीआर निकाला है। उसमें दिया है कि अगर आप स्टेट किसी को सुरक्षा देता है तो उससे पहले बैंक गारंटी ले 3 महीने का। तो मोहन भागवत आरएसएस का बैंक गारंटी नहीं है। उसमें यह भी है कि 3 महीने का, हर 3 महीने पर आप उस समीक्षा कीजिए कि सुरक्षा बढ़ाना या घटाना। तो इनको मालूम ही नहीं कि आरएसएस संगठन है जिसको सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन ये मालूम नहीं किस संगठन को दे रहे हैं। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्थिति है, वो जीआर है। इनको 3 महीना का एडवांस जमा कराना चाहिए, वो भी नहीं है। वो जीआर में क्लियर है, सब कुछ है, लेकिन सरकारी जीआर है, सरकारी मानने के लिए तैयार नहीं है और ना उनके विभाग ना व्यवस्था मानने के लिए तैयार है। और इनकी तो मैंने आतंक इस तरह से है। अभी मैंने जो यहाँ आरटीआई नहीं बोली, मैंने कंप्लेन किया है कि आप जो है आरएसएस का यहाँ ऑफिस है, आरएसएस का रजिस्ट्रेशन नहीं है और चैरिटी कमिश्नर को मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको 41 में अधिकार है कि ऐसे संगठन पर इंक्वायरी की जाए, आप इंक्वायरी कीजिए। उन्होंने इंक्वायरी बोला कि लेटर दिया कि इंक्वायरी ये दे दिया लेटर 158 2026 में, ठीक है हम इंक्वायरी करते हैं। लेकिन वो इंक्वायरी हो नहीं रही है। उसको एक तरह से मेरे को घुमाने का जो चक्कर है, आज आओ कल आओ परसों, इस तरह से होकर। और ऐसा यहाँ नागपुर में तो 2-3 आदमी को ऐसे ही जनार्दन मून को घुमाया, आपका एक और आरएसएस के खिलाफ, उनको बस एक बार उनके पास पहुंच गए तो घुमाने का चालू कर देते 3-4 साल। इनको क्या दिक्कत है अगर जनार्दन मून बोलता है कि आरएसएस संगठन, आपके पास रजिस्टर ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं देने में, जो रजिस्ट्रेशन नहीं वो देने में इनको क्या दिक्कत? नाम कि वो आरएसएस है। ये पूरी की पूरी सिस्टम पर ही देखिए, आरएसएस एक ही चीज जानता है, सिस्टम पर और सोसाइटी पर कब्जा करो और वो उसके तहत काम करो। मोहन भागवत को आप अगर इतना बड़ा दे रहे हैं तो किस नियम से दे रहे हैं? इतना ही तो सर खड़गे जी भी हमारे बात पूछे, मैं भी पूछता हूँ भैया कौन देश का कौन सा नियम है जिसने आपको सुरक्षा दे, उसको सुरक्षा दे रहे हैं? जिस संगठन को 3 बार भारत सरकार ने बंदिश बनाया है और उसको आप देशभक्त बना के सुरक्षा दे रहे हैं।
बोले भारत सरकार ने 3 बार बंदिश नहीं लगाया। बंदिश संगठन को सुरक्षा किस नियम से दिया जा रहा? 3 बार तो लगा, ये दिल्ली भारत सरकार के रिकॉर्ड में है। तो आप बंदिश संगठन को किस नियम से? ये सवाल तो सामूहिक जनरल सवाल है, पूछना चाहिए सबको। चलिए, आपने काफी जानकारियां दी हैं, देखते हैं इन जानकारियों तक लोगों तक पहुंचे। एक और आपने एक ITI डाली थी, क्या उसका जवाब मिला? नहीं, नहीं मिला। अभी उसी चैरिटी कमिश्नर के ऑफिस में ही घूम रहे हैं। चैरिटी कमिश्नर इसके पहले बोला था हमसे RTA में कि ये RSS नाम की कोई भी संगठन रजिस्टर्ड नहीं है ही नहीं। संगठन रजिस्टर्ड नहीं, ना सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, ना कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, ना ये पब्लिक ये में किसी में रजिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन रजिस्ट्रेशन के ऊपर का जितना भी बेनिफिट, सरकार से जमीन लेना वो ले रहे हैं, पब्लिक का ये करना वो सब कर रहे हैं। और सबसे बड़ा ये है कि हमारा जो टैक्स का पैसा है, ये जो सुरक्षा दे रहे हैं, कोई यहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या मोदी साहब अपने पॉकेट से तो उसको पेमेंट नहीं, 150 सिक्योरिटी का टैक्स मनी, टैक्स जो दे रहे हैं वो पैसा दे रहे हैं उसका। वहां देखिए ये टैक्स का कैसा दुरुपयोग करते हैं। मैं 2-3 मिनट लेता हूँ, उदाहरण देता हूँ। एक तो ये हुआ कि ये टैक्स का दुरुपयोग करते हैं। दूसरा, ये RBI के नियम से अगर करेंसी मार्केट में होना चाहिए, भारतीय मार्केट में, तो 8,80,000 करोड़ का करेंसी जो है मार्केट में चलना चाहिए। अब इनको बढ़ाना है क्या? महंगाई, इनको ब्लैक मनी बढ़ाना है, इनको भ्रष्टाचार बढ़ाना। जानते हैं 40 लाख करोड़ का करेंसी भारत में रनिंग कर रहा है, और ये रीजन है। जो सामान आपको, अब मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ रही, घट रही है। आज मिनिमम वेज कोई सरकार देने मतलब प्राइवेट में नहीं मिल रहा है। 8 घंटे की ड्यूटी बुला गए लोगों ने, 8 घंटे पर आ गए। आज जिसको 1800 मिलना चाहिए वो 12,000 में 12 घंटा ड्यूटी कर रहा है। मैं खुद वॉचमैन हूँ, 6,000 में 12 घंटा ड्यूटी करता हूँ। ये एक तरह से लूट है, ये पूरा लूट ही बोलेंगे। और आप टैक्स ये का मानते हैं कि RSS लूट कर रही है? लूटवा रही है, लूट नहीं कर रहे, लूट इनके वो है ना एक संगठन बीजेपी, ये डायरेक्ट कहीं मैदान में है क्या? इन्होंने एक ऐसा ऐसा संस्था खोल दिया है कि ताकि लाओ और दो, लुटवा रही है। आज आप देखेंगे ये मोदी सरकार में तो बहुत बोलता है 5 किलो का राशन। अरे टोटल कितना आज तक में 1.25 लाख करोड़ रुपए का राशन इन्होंने गरीबों को नहीं दिया है। लेकिन 10 साल के अंदर ये 15 लाख करोड़ रुपया अमीरों का छोड़ दिया, उसके ऊपर नहीं बोलते हैं। 5 किलो अनाज का बहुत ढिंडोरा पीट लिया, इसका भी तो पीटो कि 15 लाख करोड़ आप किन किन को छोड़े हैं, ये तो बता है। 15 लाख करोड़ गया कहाँ? एक बात बताइए, अनिल अंबानी को आप छोड़ रहे हैं, 80 हजार अनिल अंबानी को छोड़ रहे हैं, एक आदमी को 80,000 छोड़ रहे हैं। और अगर 40 करोड़ को आपने 5 किलो अनाज दिया तो उसकी ढिंडोरा पीट रहे हैं। कहाँ है समानता? लोकतंत्र कहाँ है? किस ये लोकतंत्र है कहाँ? ये तंत्र बच गया अमीरों का, लोग तो खत्म ही हो रहे हैं, मारना इनकी ड्यूटी है। चलिए ललन जी, आपने बहुत कुछ जानकारियां दी हैं, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।